हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ, जहाँ से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है द्वैध शासन के बारे में, इजारेदारी के बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो आज ये सारा टॉपिक हम लोग इस व्यवस्था में कवर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब अंग्रेज़ों ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ से टैक्स वसूल करने के लिए, भू राजस्व वसूल करने के लिए इन नीतियों को लेकर आए। इन पूरे नीतियों का समुच्चय ही कहलाता है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, ठीक है ना। क्योंकि ये किससे संबंधित था? जमीन पर टैक्स वसूलने से संबंधित था, ठीक है ना, जिसे भू राजस्व के रूप में हम जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग उसके बारे में देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं कि कितने प्रकार की उन लोगों ने नीतियां अपनाई थी। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे पहले कौन सी नीति अपनाए थे? द्वैध शासन। कौन सा? द्वैध शासन। अभी आप लोगों को एक एक करके हम समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि द्वैध शासन, उसके बाद इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था। उसके अलावा देख लेते हैं हम लोग तीसरा वाला, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। उसके अलावा देख लेते हैं हम लोग चौथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। पांचवा देख लेते हैं हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूल करने के लिए इन 5 तरीकों का इस्तेमाल किया था। तो इनमें से एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 2 हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि ये तीनों का संबंध एक क्रम में है तो इनको हम लोग चार्ट के द्वारा ही देखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कहाँ से? द्वैध शासन। आपको पता होगा, हेडिंग डालिए द्वैध शासन। उसके अलावा हम लोग इसका लिखना शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए द्वैध शासन। द्वैध शासन में हेडिंग डाल लिए तो लिखो बाबू, द्वैध शासन। इसकी शुरुआत लिखो, इसकी शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, किया गया। अब आप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैसा बाबू? द्वैध शासन। कैसा? द्वैध शासन, द्वैध शासन, शासन। अब देखो द्वैध शासन क्या है। एक तरह से आप मान सकते हो एक ही जगह पे 2 लोगों का शासन। अब ये कैसे संभव हुआ? आपको पता होगा कि 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध के बाद बाबू अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, उसके अलावा बंगाल के बादशाह, उसके अलावा बंगाल के नवाब, उसके अलावा अवध के शुजाउद्दौला को हरा करके बाबू अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित कर दिया था। ये तो आपको पता है। इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को मिला था क्या बाबू? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कौन कौन सा क्षेत्र? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 3 क्षेत्र मिले थे। क्या करने के लिए बाबू? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी। कब बाबू? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह और बाकी सबको जब हरा दिए तो क्या मिला बाबू? यहाँ क्या बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की क्या मिली? दीवानी मिली थी। क्या मिली थी बाबू? दीवानी। दीवानी मतलब टैक्स वसूल करने का अधिकार। क्या? टैक्स वसूली का अधिकार, ठीक ना, अधिकार। अंग्रेजों को क्या मिल गया बाबू? टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया था। किसके युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की क्या हुई थी? संधि हुई थी। इस संधि के तहत अंग्रेजों को
ये वाला क्षेत्र मिला था, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा की दीवानी मिल गया। तो जब दीवानी मिल गया बाबू, तो यहाँ से भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसको मिली? अंग्रेजों को। कि अब बाबू तुमको इन 3 जगहों से आपको भू राजस्व वसूल करने की पूरी छूट है। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अगर हम खुद यहाँ पर जाएंगे भू राजस्व वसूल करने, तो यहाँ की जनता तो हमें मार देगी। क्यों? क्योंकि हम तो फिरंगी हैं, हम विदेशी हैं। अगर हम विदेशी जाएंगे वसूल करने तो हम मार देंगे। तो इन लोगों ने एक दिमाग लगाया भाई साहब। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक एक व्यक्ति जो वहाँ के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं, वहाँ के मजबूत व्यक्ति को क्या कर देते हैं? टैक्स वसूल करने के लिए अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब ये पैसा होगा कहाँ का? भारत का होगा। और ये वसूल करेगा बंगाल से, वो वसूल करेगा बिहार से, और ये वसूल करेगा उड़ीसा से। मतलब जो सबसे खतरनाक आदमी था उसको लगा दिया वसूल करने के लिए। 3 जगहों से 3 व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। क्या? भू राजस्व वसूल करने का काम दे दिया कि जाओ बंगाल से वसूल करके और ला करके हमको दे दो। अब भाई साहब जाएगा वसूल करने कौन? भारत का आदमी। तो बताओ, भारतीय लोग किसी प्रकार का भाई साहब मतभेद होगा? नहीं होगा। वसूल के ला करके ये किसको दे देगा? अंग्रेज को। तो द्वैध शासन में यही व्यवस्था थी कि मान लो कि ये बंगाल है। अब बंगाल में 2 तरीके का काम होता होगा। एक तो टैक्स वसूल करने का काम होता है, टैक्स वसूल करने का, और एक प्रशासन का। प्रशासन, एक प्रशासन और एक टैक्स वसूली। तो टैक्स वसूली का अधिकार, भू राजस्व वसूली का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। किसको मिल गया बाबू? अंग्रेजों को। अब प्रशासन करने का अधिकार किसको मिल गया? भारतीय राजा को। किसको बाबू? भारतीय राजा को। अब ध्यान से देखो एक ही जगह पे 2 काम हो रहा है। टैक्स वसूली का अधिकार अंग्रेजों को और शासन प्रशासन का अधिकार भारतीयों को। तो एक ही जगह पे 2 तरीके से भाई सब काम हो रहा है, 2 लोगों के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। और इसी व्यवस्था को कहा गया बाबू द्वैध शासन। समझ में आया क्या है द्वैध शासन का मतलब? समझ में आया कि एक ही जगह पे अंग्रेज भी काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे भारतीय राजा भी काम कर रहा है। तो 2 लोगों का नियंत्रण होने की वजह से इस व्यवस्था को कहा गया द्वैध शासन प्रणाली। क्या कहा गया बाबू? द्वैध शासन प्रणाली। अब बताओ, हाई पैसवा लेकर के यहाँ से बंगाल से भाग जाएगा और यहाँ का प्रशासन कौन देख रहा? भारत का नवाब, बंगाल का नवाब। अब बताओ, बिना पैसा का प्रशासन होगा? नहीं। इसी वजह से भाई साहब बहुत लूटपाट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो आगे चल के वारेन हेस्टिंग आता है तो द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर देता है? खत्म। तो क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1765 में। कौन किया बाबू? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। ठीक है ना। और पूछेगा बाबू कि बताओ द्वैध शासन प्रणाली में कितने प्रकार के शासन तंत्र थे? तो 2। एक भू राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को और प्रशासन का अधिकार भारतीय राजा को। तो ये समझ में आ गया। तो इसी को अब हम समझाते हुए लिख देते हैं। ठीक है ना। ये बात तो हम समझाने के लिए बताए हैं क्योंकि इसका संबंध पिछले कहानी से था। कहानी से क्या मतलब? बक्सर के युद्ध से था, इसलिए हम आपको बताते चले। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने ही टॉपिक पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि द्वैध शासन आखिर क्या है। ठीक है ना। बाकी तो पॉइंट करके हम लोग नोट करवे करेंगे सारा कुछ। तो लिखते हैं, द्वैध शासन का मतलब क्या है? भू राजस्व वसूली। भू राजस्व वसूली, भू राजस्व वसूली। भू राजस्व वसूली कहाँ करेंगे बाबू? कौन करेगा? अंग्रेज। भू राजस्व वसूली कार्य कौन करता था? अंग्रेज। और प्रशासन कौन देखता था बाबू? प्रशासन कार्य कौन देखता था? भारतीय राजा। ठीक है ना, भारतीय राजा। और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कितने क्षेत्रों पे बाबू? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों पे हमने बताया ना कि अंग्रेज खुद वसूल करने नहीं जाते थे, वसूली के लिए 3 व्यक्तियों को रखे थे। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे बंगाल में कौन थे बाबू? मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां। ठीक है ना। और बिहार में कौन थे बाबू? राजा सिताब राय। ठीक है ना। बंगाल में कौन थे? बिहार में कौन थे बाबू? राजा सिताब राय। उड़ीसा में कौन थे? राय दुर्लभ। ठीक है ना।
राय दुर्लभ। ये 3 नाम थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मोहम्मद रजा खां बंगाल में और राजा सिताब राय यहाँ पर बिहार में और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये 3 व्यक्ति थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ अंग्रेजों ने बंगाल में भू राजस्व वसूल करने के लिए किसे दीवान नियुक्त किया था? तो कौन थे बाबू? मोहम्मद रजा खां। पूछेगा बिहार में अंग्रेजों ने किसे दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय। पूछेगा उड़ीसा में किसे दीवान नियुक्त किया गया था? तो आप बताओगे राय दुर्लभ। तो ये सब क्या थे बाबू? तीनों के तीनों भू राजस्व वसूल करने के लिए इनको कार्य सौंपा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, राजस्व वसूल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके अलावा देखते हैं बाबू, लिखो यहीं पे लिख लो, अगला लिखो यहीं पे लिखो एक पॉइंट और। आगे चलकर वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, समाप्त कर दिया। अब तुम ही सोचो बाबू, समाप्त तो करना ही था, आज नहीं तो कल करना ही था। क्यों? क्योंकि अब तुम सोचो बाबू, अगर घर का छोटा लड़का केवल खर्च करने पे उतारू रहे और घर का बड़ा लड़का केवल भाई साहब वो कमाने पे उतारू रहे, तो घर कब तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह भाई साहब, अगर एक आदमी केवल पैसा को वहाँ से वसूल ले जा रहा है और एक आदमी को केवल काम करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस व्यवस्था का दुष्प्रभाव होगा भाई साहब। चोरी चंडाली बढ़ी जाएगी। बताओ प्रशासन कैसे चलेगा? रुपया रहेगा तब ना बाबू, और रुपया ना रहे तो प्रशासन चल सकता है? नहीं। तो इसी वजह से ये व्यवस्था तो आगे चल के बंद होना ही था। लेकिन आगे चल करके जब वारेन हेस्टिंग बैठता है तो बहुत ज़्यादा भाई साहब भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ गया था भाई साहब, उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था। तो इस वजह से आगे चल के द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कितना क्वेश्चन बना आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं आपको। देखो, द्वैध शासन प्रणाली को इसकी शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया और इसे बंद कब किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में द्वैध शासन को बंद कर दिया गया था। द्वैध शासन के तहत भाई साहब भू राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिला था। द्वैध शासन के तहत प्रशासनिक कार्य भारतीय राजा को सौंपा गया था। इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3 दीवान नियुक्त किए गए थे, जैसे मोहम्मद रजा खां बंगाल में, राजा सिताब राय बिहार में और उड़ीसा में राय दुर्लभ को भू राजस्व वसूल करने के लिए भाई साहब अंग्रेजों ने अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। बाकी हम लोग आगे अब देखते हैं इजारेदारी व्यवस्था। जब बाबू वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया, तो उसके जगह पे एक नई व्यवस्था लेकर आया जिसे कहा गया बाबू इजारेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बाबू? इजारेदारी व्यवस्था। तो हेडिंग आप लोग डालिए इजारेदारी व्यवस्था। आप लोग हेडिंग डालिए इजारेदारी व्यवस्था। हमें लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो पूरी कहानी आपको यहीं पर दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर आप दिमाग इधर उधर रख के काम करेंगे तो फिर वही चीज़ होगा जो हमेशा से होता आया है, ठीक है ना। बाद में कि समझ ही में नहीं आया क्या पढ़ाया गया। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब आप क्लास में रहें, जब पढ़ते रहें, जब मोबाइल आपके सामने हो, खुला हो पढ़ने के लिए, तो आप उसके सदुपयोग करें, ठीक है ना। अब डालो इजारेदारी व्यवस्था। अगला हेडिंग डालो बाबू इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था को ही हेडिंग डालो इजारेदारी व्यवस्था। अब इजारेदारी व्यवस्था, इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। लिखो, इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और लिख लो, इसे नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं। और इजारेदारी तो कब कहते थे? इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है ना, इजारेदारी। अब देखो बाबू,
जब वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया तो द्वैध शासन के स्थान पर एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लाया जिसे इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो पहला बाबू ध्यान रखने वाली बात है, अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लो। इसे लाया कौन? इसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया। वारेन हेस्टिंग, इसे वारेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? लिख लो ये भी भाई, 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में इसे शुरू किया गया। ये ध्यान रखना है, शुरू किया गया। अब देखो ध्यान से, 1772 में ही इसने क्या किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था और उसी वर्ष एक नई व्यवस्था शुरू किया जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। अब बाबू इजारेदारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इजारेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था या नीलामी व्यवस्था, तीनों का मतलब एक साथ हम समझते हैं। इसने क्या किया कि भूमि क्या किया, उन लोगों को दिया, जैसे हमने कहा ना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या किया कि ये जमीन दिया गया कि जो जा करके भारतीय लोगों को नियुक्त किया गया दीवान कि बाबू तुम वहाँ से जा करके भू राजस्व वसूल के लाओ, हम तुमको उसका कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। तो इसने क्या कहा कि जो भी भूमि था उस भूमि को कहा कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, जैसे मान लो कि ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है और इसके पास ये ज़मीन है और ये ज़मीन है और ये ज़मीन है। इसने कहा भारतीय लोगों से कि जो लोग इस पर सबसे ज़्यादा भू राजस्व वसूल करके लाएंगे उसी को ये ज़मीन दे दिया जाएगा। जैसे किसी ने कहा भाई साहब हम 10 रुपया वसूल करेंगे, किसी ने कहा इस पर हम 20 रुपये तक वसूल करेंगे, इस पर कोई कहा हम 40 रुपया वसूल के दे देंगे। तो जो मान लो कि इस ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था ये ज़मीन उसे दे दिया जाता था, अर्थात उसे ठेके पर दे दिया जाता था कि भाई साहब जैसे ही मान लो कि ये ज़मीन था, इस पर किसी ने कहा कि हम 10,000 रुपये प्रति वर्ष आपको देंगे, भू राजस्व देंगे 10,000। अब भाई साहब 10,000 के बाद जितना तुम वसूल पाओ वसूलो, लेकिन कम से कम कितना चाहिए इसको? 10,000। दूसरी जमीन पे कम से कम 20,000 दे दो इसको और उसके बाद जितना वसूल पाओ वसूलो। तो जितने पे अंतिम बोली, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था वही क्या पाता था भाई साहब? भू राजस्व के लिए वसूली का जिम्मा पाता था। तो इसी वजह से इस व्यवस्था को कहा गया नीलामी व्यवस्था, अर्थात भू राजस्व वसूल करने के लिए जो जमीन के टुकड़े थे, जो भाई साहब जमींदारी था, जमींदारी ही प्रथा थी ना, तो जमींदारी प्रथा को क्या किया इसने कि जो सबसे ज्यादा वसूल के देगा उसी को जमींदारी दे देता था। ठीक है ना भाई साहब, मान लो कि ये तुम्हारा गोरखपुर है और ये गोरखपुर की जमींदारी उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है ना, तो अब बताओ, अधिक से अधिक बोली लगाने वाले सब चाहते हैं भाई साहब कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अब इससे क्या हुआ, अधिक से अधिक बोलियां लग गई। अब अधिक से अधिक बोली लगेगी बाबू तो वसूल का वो अपने दादा से करी है कि जाके वो यहाँ के किसान से करी है। तो इस बोली की वजह से भी किसानों का शोषण हुआ। अब कोई भाई कह दिया हम आए के कि हम 50,000 तुमको दे देंगे, तो 50,000 बाबू कहाँ से वसूल करिए? किसाना से नहीं वसूल करिए। और किसान का अपने खेतों में सोना वो जो इनके दे दिए ना कुल्ला। तो ई जबरन भारतीय लोग क्या करते थे, अंग्रेजों से ज़्यादा ससुरा यह सब शोषण करने लगते थे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, भारतीय किसानों का शोषण बढ़ गया इस नीलामी की वजह से। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस व्यवस्था को पंचशाला व्यवस्था कहते हैं, लिख लो, लिखाई देते हैं उसे भी। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बाबू? पंचशाला व्यवस्था। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 5 साल के लिए शुरू किया गया था, इस वजह से यह पंचशाला व्यवस्था था। ठीक है ना, यह भी लिख लो, लिखो, यह पंचशाला व्यवस्था था, यह पंचशाला व्यवस्था था। अर्थात कितने समय के लिए था बाबू? अगर किसी को जमींदारी कहीं की मिल गई थी तो कितने दिन तक जमींदार बना रह सकता था? वो 5 साल के लिए जमींदार बना रह सकता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पंचशाला व्यवस्था था। ठीक है ना, इजारेदारी व्यवस्था के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपसे रिवीजन कराते हैं। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे नीलामी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था। इसे 1772 में द्वैध शासन को
समाप्त करने के बाद उसके स्थान पे एक नई व्यवस्था के रूप में शुरू किया गया था। यह 5 साल की व्यवस्था थी, अर्थात एक जमींदार को 5 साल के लिए कोई जमीन नीलाम किया जाता था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जब मान लो कि पॉइंट पॉइंट में बन गया क्वेश्चन तो ऐसे ही इसी में से ऑप्शन के रूप में पूछेगा, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं बाबू हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, और क्योंकि तीनों एक साथ पढ़ने के पीछे लॉजिक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग पढ़ने से बेहतर है इसे तीनों को एक साथ पढ़ा जाए। अब तीनों एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा तो अभी आपको समझ में ये भी आ जाएगा। पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, तो ये भी समझ में आ गया आपको। नीलामी व्यवस्था, तो पूछेगा नीलामी व्यवस्था किसने शुरू किया था, नीलामी व्यवस्था कब शुरू किया गया था, ठेकेदारी व्यवस्था कब शुरू किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिखो, हेडिंग डालो, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा लिखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा है बाबू महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, लिख लो महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। ये तीन है, कितना बाबू, 3 व्यवस्थाएं हम लोग को पढ़ना है। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। आपने देखा द्वैध शासन, आपने देखा इजारेदारी व्यवस्था मतलब ठेकेदारी व्यवस्था, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब कानून था, ठीक है ना, भू राजस्व का खराब कानून था। तो ये दोनों सफल नहीं हो पाए, तो अंग्रेजों ने और भी सारे कानून बनाए, भू राजस्व वसूली के लिए नियम बनाए। उनमें से 3 नियम ये आपको भी पढ़ना होता है, जो भारत के लगभग से मतलब ब्रिटिश भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर ये तीनों कानून लागू था। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त, पहला बाबू क्या, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया गया था बाबू, अस्थाई बंदोबस्त किया गया था 1793 ईस्वी में। कौन शुरू किया था बाबू, कॉर्नवालिस। कौन, कॉर्नवालिस। कौन शुरू किया बाबू, कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ बाबू, यह हुआ 1820 ईस्वी में। कौन शुरू किया बाबू, कौन शुरू किया, टॉमस मुनरो। कौन बाबू, टॉमस मुनरो। और महालवाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया बाबू, 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, मैकेंजी, ठीक है ना, हाल्ट मैकेंजी। अभी इसमें और बताऊंगा, टॉमस मुनरो के साथ और भी कैप्टन रीड भी थे, तो अभी आपको वो बता दूंगा। लिख लो कैप्टन रीड भी, कैप्टन रीड 2 व्यक्ति थे, ठीक है ना, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये 2 व्यक्ति थे, आपको ये ध्यान में रखना है। देखो, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कब हुआ था बाबू, कॉर्नवालिस के द्वारा। अब देखो इसमें क्या था, यह संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था। भाग पर लागू था, कितने प्रतिशत बाबू, 19% भाग पर लागू था। ये वाला बाबू 51% भाग पर लागू था, भाग पर लागू था, लागू था। अब बचा हुआ 50, 20, 70 और 30% भाग पर लागू था, लागू था। अब देखो ध्यान से देखना,
जैसे मान लो ये पूरा भारत है, क्या पूरे भारत पे उन लोगों ने कब्जा किया था? नहीं। तो मान लो जितना क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, मान लो कि ये अंग्रेजों का क्षेत्र है, अंग्रेजों ने इतने प्रतिशत भाग पर, अंग्रेजों ने इतने क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था, और बाकी क्षेत्र पर कौन थे? भारत के राजा महाराजा भी तो शासन कर रहे थे। तो मान लो कि इतना वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इस 100% में 19% और 100 का 51% और 100 का 30%, ठीक है ना। तो 19% क्षेत्र पर भाई साहब इस अपने आप के अंग्रेजों ने जितना दूर कब्जा किया था, जितने क्षेत्र पर कब्जा किया था, उसका 19% अस्थाई बंदोबस्त, 100 का 51% और 100 का 30%। तो जब ये तीनों जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों जोड़ोगे तो 100%। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू था? तो कितना बाबू? अस्थाई बंदोबस्त 19, उसके बाद 51, उसके बाद 30। ऐसे आपको ध्यान में रखना, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के, ये बात ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश भारत कहना है। ब्रिटिश भारत का कहने का मतलब है कि ब्रिटेन ने जितने प्रतिशत भाग पर कब्जा किया था उसका 19%। संपूर्ण भारत कहेगा तो तुरंत ऑप्शन गलत कर देना, समझ में आ रहा? संपूर्ण भारत नहीं, क्या? ब्रिटिश भारत के 19%, ब्रिटिश भारत के 51%, ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर अंग्रेजों ने यह नीति लागू किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बाबू, अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त में हुआ था बाबू जमींदारों के साथ। लिखो, जमींदारों के साथ समझौता, जमींदारों के साथ समझौता हुआ था। समझौता अभी समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। और इसमें रैयतवाड़ी में किसके साथ हुआ था? किसानों के साथ समझौता हुआ था, किसानों के साथ समझौता, समझौता किसके साथ? किसानों के साथ। और भाई साहब महालवाड़ी में, महाल मतलब पूरे गांव, पूरे गांव के साथ समझौता हुआ था, गांव के साथ समझौता, ठीक है ना। अब देखो एक समझाऊंगा, बाकी सब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया? जमींदारों के साथ। अब देखो, मान लो कि बाबू कि ये कोई क्षेत्र है, ये सब क्या है? भू राजस्व वसूल करने का एक तरीका है। मान लो कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मान लो कि 1000 परिवार रहते हैं, 100 परिवार रहता है। अंग्रेजों ने कहा कि हम 100 परिवार से जाकर के भू राजस्व नहीं वसूल करेंगे, इसी में से एक सबसे ताकतवर जमींदार होगा, एक ताकतवर जमींदार होगा। हम क्या करते हैं, इस जमींदार से समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। जो सबसे, मान लो कि ये पूरा गांव है, मान लो कि ये गोरखपुर है, जीकेपी है, इस गोरखपुर में 100 घर है, इस 100 घर में एक सबसे ताकतवर जमींदार होगा, उस जमींदार से समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? समझौता कर लेते हैं। समझौता ये करते हैं कि तुम, ये जमींदार, यहां से इस जीकेपी से, इस गोरखपुर से वसूल करके लाओगे टैक्स, टैक्स वसूल करोगे, भू राजस्व वसूल करो। क्या करना बाबू? भू राजस्व, ठीक है ना। ध्यान है, जब हम टैक्स बोले तो समझ जाना भू राजस्व, भू राजस्व वसूल करके लाओ। तो भू राजस्व जब वसूल के, मान लो कि वसूल करके आ गया, तो कहते थे जब तुम वसूल के लाओगे तो ये जमींदार कहता था तो हमारा क्या फायदा है? तो एक कहते थे कि भाई साहब 10/11 और 1/11, कहा कि जितना वसूल होगा टैक्स उसका 10/11 भाग अंग्रेज ले लेंगे और 1/11 भाग भाई साहब जमींदार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जमींदार ले लेंगे, ठीक है ना। क्या कहे कि जितना वसूल होगा टैक्स उसका 10/11 भाग कौन लेगा? अंग्रेज। और जितना टैक्स वसूल होगा उसका 1/11 भाग कितना देंगे? तुमको, तुम जमींदार को देंगे। तो इस समझौते के तहत ये जमींदार इस क्षेत्र से कहां से? इस गोरखपुर क्षेत्र से क्या करेगा? भू राजस्व वसूल करेगा। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताओ कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों के लिए कितना टैक्स तय किया गया था, कितना हिस्सा तय
तय किया गया था। तो जितना भी वसूल होगा उसका 10/11 भाग कौन लेगा? अंग्रेज। जितना वसूल होगा 1/11 भाग कौन लेगा? जमींदार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब समझ में आ गया बाबू कि ये जमींदार कौन था। और आगे चल के पूरी संपत्ति का, पूरी जमीन का मालिक किसे बना दिया गया? जमींदारों को बना दिया गया। और ये जमींदार कब कब के लिए? भाई साहब हमेशा के लिए बना दिया गया। हमेशा के लिए इनको उस जमीन का, इस गोरखपुर के जमींदारी का हमेशा के लिए जमींदारी दे दिया गया। इसी वजह से इन जमींदारों को कहा गया क्या? अस्थाई। इस व्यवस्था को क्या कहा गया बाबू? अस्थाई बंदोबस्त। क्या कहा गया? अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। हमेशा के लिए जमीन पर मालिकाना हक किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को। किसको? जमींदारों को। अब इस जमींदार का बेटा भी अगर आगे चल के जमींदार बनेगा, मतलब इस तरह से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनती चली जाएगी। जमीन पे हमेशा के लिए मालिकाना हक किसका हो गया? जमींदार का। यह ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जमीन पर मालिकाना हक किसको दिया गया? जमींदार को। जमींदार का हिस्सा कितना था? 1/11। अंग्रेजों का हिस्सा कितना था? 10/11। तो यह सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लिखा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको 1/11 किसका होगा? जमींदारों का, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। समझ गए होंगे अस्थाई बंदोबस्त। अब बाबू अस्थाई बंदोबस्त समझ गए हैं तो लिख लेते हैं जितना समझाएं आपको। जितना समझा दिए उतना लिख लो। जितना समझा दिए हैं उतना लिख लो। लिखो भू राजस्व का, भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा कौन लेगा और 1/11वां हिस्सा कौन लेगा? ये सब दोनों ही ध्यान में। 10/11वां हिस्सा कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। जितना वसूल होगा उसका 10/11 भाग कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। और 1/11 भाग कौन लेगा? भाई साहब जमींदार लेंगे। जमींदार लेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी लिखो इसमें, ये व्यवस्था लागू कहाँ था? यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू था? यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा इसमें शामिल था। तो यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। लिख लो, उड़ीसा में लागू था। ये आपको ध्यान में रखना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 जगहों पे कौन सी व्यवस्था लागू थी बाबू? अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसी व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने एक और कानून लागू किया था जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बाबू? सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अब लिखो सूर्यास्त कानून, यहीं पर हेडिंग डाल के लिखो सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून कब लागू हुआ था? 1794 ईस्वी में। कब बाबू? 1794 में। ये आपको ध्यान में रखना, सूर्यास्त कानून, ठीक है ना। अब सूर्यास्त कानून क्या था? जैसे देखो सूर्यास्त कानून क्या था। मान लो कोई ये जमींदार है, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सूर्यास्त कानून कौन था? इसी अस्थाई बंदोबस्त के साथ एक नया कानून जोड़ा गया था जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। और सूर्यास्त कानून कब शुरू हुआ था? 1794 ईस्वी में, ठीक है ना। यह भी 1794 ईस्वी में, 1 साल बाद ही जस्ट हुआ था। अब देखो कोई मान लो कि आप, ये पूरा जमीन है और इस पूरे जमीन के मालिक मान लो कि ये जमींदार है। क्या बाबू? ये जमींदार महोदय हैं। इस जमीन के मालिक कौन है? ये जमींदार है, ठीक है ना। ये जमीन, मान लो ये गोरखपुर है। कौन है? गोरखपुर, जीकेपी है। और इस गोरखपुर की जमींदारी किसको मिली है? इस महोदय को। मान लो कि ये कौन है बाबू? हरखू महोदय। कौन है? हरखू महोदय, ठीक है ना। हरखू है, ये हरखुआ जमींदार है, ठीक है ना। हरखुआ जमींदार है, कहाँ का? गोरखपुर का। अब अंग्रेजों ने एक डेट फिक्स कर रखा था कि इस हरखू महोदय गोरखपुर, ऐसे सभी जमींदारों के लिए, किसके? अस्थाई बंदोबस्त में इस तरह के सभी जमींदारों पे लागू होगा। हम बस केवल एक बता रहे हैं, ठीक ना। गोरखपुर है, यहाँ का हरखू क्या है? जमींदार है। हरखू से बोला गया है कि अगर आप, एक दिन तय होगा, वो दिन अंग्रेज कोई भी तय कर सकते थे। मान लो कि वो 10 तारीख मतलब 31 दिसंबर है। कौन? 31 दिसंबर। वो डेट को अंग्रेज कोई भी तय कर सकते थे। अंग्रेजों ने कहा था कि 31 दिसंबर को शाम को सूरज ढलने से पहले
देखो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था हरखू से कि 31 दिसंबर से पहले, सूरज ढलने से पहले क्या है कि अगर गोरखपुर का भू राजस्व, भाई साहब गोरखपुर में जो तय किया गया है भू राजस्व, अगर वह भू राजस्व अंग्रेजों को नहीं दे दोगे, अंग्रेजों तक नहीं पहुंचा दोगे, तो आपकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी, समाप्त। क्या कर दिया जाएगा, जमींदारी समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या कह रहा है, अगर गोरखपुर की जमींदारी एक निश्चित सीमा के भीतर, एक निश्चित टाइम के दिन सूरज ढलने से पहले अगर भाई साहब वहां का भू राजस्व जो वसूल किया गया है अगर नहीं पहुंचा दोगे तो तुम्हारी जमींदारी क्या हो जाएगी, समाप्त। मान लो कि वह 31 दिसंबर को तय किया गया है, तो 31 दिसंबर को सूरज ढलने से पहले उनको, इन हरखू महोदय को, अंग्रेजों को गोरखपुर की दीवानी में वसूला गया जितना तय किया गया था उतना ले जा करके दे देना है। अगर ये हरखू महोदय नहीं दे पाएंगे तो इनकी जमींदारी क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी और ये जमींदारी किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो समझ में आया, तो इस पूरे कानून को कहा गया क्या, सूर्यास्त कानून। क्या कहा गया बाबू, सूर्यास्त कानून कहा गया। तो लिख लो बाबू, नहीं तो पता चले भूलिए जाओगे। तो ये समझ में आ गया ना, तो इस पूरे कानून को ही कहा गया सूर्यास्त कानून। ठीक है ना, ये पूरे कानून को कहा गया बाबू सूर्यास्त कानून। लिखो, तय समय के दिन अगर जमींदार भू राजस्व सूर्य ढलने से पहले, भू राजस्व सूर्य ढलने से पहले नहीं पहुंचाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। ठीक है ना, शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तय, ऐसे करके लिख लो, तय समय के दिन सूर्य ढलने से पहले अगर भू राजस्व की रकम नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो ये था बाबू क्या, पूरा का पूरा हमारा अस्थाई बंदोबस्त। समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो सूर्यास्त कानून आपको ध्यान में रखना कब लागू हुआ था, 1794 ईस्वी में। कब बाबू, 1794 ईस्वी में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब बाबू आ जाओ महालवाड़ी व्यवस्था। तो आपने देखा, हमने क्या बताया, तो अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता हो रहा है, जमींदारों के साथ समझौता। तो ये बात ध्यान में रखना है। ऐसा पूछेगा कि बताओ अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था, तो किसको, जमींदारों को। जमीन का मालिक किसे माना गया था, जमींदारों को। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब ही क्या होता है बाबू, किसान। क्या होता है बाबू, किसान। तो अच्छा एक चीज और लिख सकते हो, अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ऐसे लिख लो, जमींदारी व्यवस्था। क्यों कहते हैं आपको बता ही दिए, क्यों कहते हैं बाबू, क्योंकि देखो ये जमींदारों के साथ हुआ था समझौता, इस वजह से इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हमने बताया कि यह किसानों के साथ समझौता हुआ था। किसके साथ समझौता हुआ था, किसानों के साथ। अर्थात भाई साहब अंग्रेज हैं, मान लो कि ये कोई क्षेत्र, मान लो ये खजनी है। कौन सा क्षेत्र है बाबू, खजनी। ये है खजनी। कौन सा क्षेत्र, मान लो ये खजनी है। मान लो कोई क्षेत्र है भाई साहब, आप जहां रहते हो वहीं का मान लो, खजनी, बनारस, लखनऊ, कुछ भी जो भी मानना चाहते हो मान लो ये खजनी क्षेत्र है। अब इस खजनी क्षेत्र का भाई साहब क्या किया गया, यहाँ खजनी में कितने किसान रहते हैं, इस खजनी में मान लो कि 100 किसान रहते हैं। कितना, 100 किसान रहते हैं। 100 किसान रहते हैं। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। रैयत का मतलब किसान। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब इस बार हम जमींदारों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम सीधे किसानों से समझौता करें। मान लो कि ये अंग्रेज है, कौन है,
अंग्रेज है, ठीक है ना, ये अंग्रेज है। अंग्रेजों ने कहा कि इस बार हम लोग जमींदारों से समझौता नहीं करेंगे, किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जाकर के टैक्स वसूल करेंगे। अब ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, किसानों के पास जा करके उनका जमीन पता करते थे कि कितना जमीन है, और उस जमीन के हिसाब से क्या लगाते थे, टैक्स, और उस आधार पे क्या करते थे, वसूली, ठीक है ना। तो ये सीधे किसानों से वसूलने वाला कार्य होता था, ठीक है ना, इसमें बिचौलिया नहीं था। इसमें क्या था, एक तरफ भाई साहब भाई जमीन है, एक तरफ भाई साहब अंग्रेज है, एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ जमींदार है, ठीक है ना। अंग्रेज क्या करते थे, जमींदार के पास जाते थे, जमींदार वसूल करता था, फिर लाके अंग्रेज को देता था। लेकिन इसमें कुछ नहीं है भाई साहब, जमीन है अंग्रेज है, जमीन है अंग्रेज है, मतलब जमीन है, जमीन पे किसान होंगे, किसानों से ये डायरेक्ट जाते थे, इनसे टैक्स लगाते थे, टैक्स वसूल करते थे, तो ये डायरेक्ट होता था, ठीक है ना। इसमें बीच में कोई नहीं था, बिचौलिया नहीं था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये सीधे यह व्यवस्था क्या कहलाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सीधे किसानों से वसूल करने की व्यवस्था थी। इस वजह से इस व्यवस्था को कहा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस व्यवस्था को क्या कहा गया बाबू, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ होगा, देखो यह व्यवस्था महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके अलावा असम में भी यह लागू था, असम, ठीक है ना, असम में भी। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन में कह के ऐसे लिख लेना, बंबई और असम, ऐसे करके, ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि ये बंबई पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बंबई में भी हालांकि महाराष्ट्र लिखा दिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बंबई आप लिख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन में करके लिख लेना, वैसे महाराष्ट्र लिखा दिए तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लागू हुआ, दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए, दिमाग लगा करके वीडियो रोक करके कमेंट करो, ठीक है ना। हमारे बताने से पहले हम बताएंगे। देखो हमने क्या बोले कि किसानों के साथ, हर किसान के पास जाते थे और टैक्स वसूलते थे। अब बाबू ये दक्षिण भारत है ना, ये वाला क्षेत्र क्या है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, समतल जमीन नहीं है। अब जब जमीनें समतल नहीं है, जहाँ भाई साहब 4 बीघा 5 बीघा 2 बीघा 1 बीघा कैसे जमीन है, वहाँ पर भाई साहब जमींदार कहाँ से आएगा। जमींदार तो वहाँ होता है जहाँ पे 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा 500 बीघा भाई साहब एकदम समतल जमीन हो, वहाँ तो जमींदार होगा ना। अब यहाँ जब ससुरा छोटा छोटा जमीन है, तो यहाँ पर छोटा छोटा जमीन है, मान लो छोटा छोटा जमीन है, तो जमींदार नहीं होंगे। तो भाई साहब आपको समझौता किसके साथ करना पड़ेगा, किसानों के साथ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ वाला क्षेत्र जमींदारी टाइप का था ही नहीं, और जब जमींदारी टाइप का था ही नहीं तो उनको समझौता किसके साथ करना पड़ेगा, तो रैयतों के साथ करना पड़ेगा कि नहीं, जिसका खेत है उसी के साथ समझौता करना पड़ा। तो इस वजह से इस क्षेत्र में क्या लागू हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपको दिमाग में लगाना है। और असम भी कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से असम का भी और ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा दक्षिण भारत में पूछेगा कि दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ। अब एक दाई आपको अब हम लोग आ जाते हैं महलवाड़ी पे, अभी देख लेंगे लास्ट में। अब आपसे पूछे मद्रास में कौन सी व्यवस्था लागू होगी, तो क्या होगा बाबू, मद्रास में कौन सी व्यवस्था, मद्रास भी यहीं पे लिख लो, हालांकि सब आ जाएगा। मद्रास में भी यही व्यवस्था थी, ठीक ना, रैयतवाड़ी। मद्रास भी कहाँ है, दक्षिण भारत में। तो ये सब आपको ध्यान में रखते चलना है। अब आ जाओ महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है, देखो पूरा गांव। महाल का मतलब जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई क्षेत्र है, ये कोई गांव है, मान लो कोई गांव है, गांव का नाम मान लो कि कौन सा गांव रखते हैं, चलो ये कोई नाम मान लो फुलहर। कौन सा गांव है बाबू, फुलहर गांव है। कौन सा, फुलहर गांव, ठीक ना। मान लो कि ये फुलहर गांव, कौन सा गांव है, फुलहर गांव। अब ये जो फुलहर गांव है, तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों ने कहा देखो इसमें क्या था, एक तरफ जमींदारों से, यहाँ पर किससे टैक्स वसूल करने की बात करें, जमींदारों से। यहाँ पर किससे टैक्स वसूल करने की बात करें, किसानों से। यहाँ पे कह रहे हैं ना तो जमींदारों से करेंगे ना तो किसानों से करेंगे, बल्कि पूरे गांव को जिम्मा दे दिया। मान लो कि इसमें 100 किसान हैं, कितने, 100 किसान हैं, तो 100 किसानों के साथ जिम्मा दे दिया कि भाई साहब
अब एक आदमी की जिम्मा नहीं है, बल्कि अब 100 के 100 लोगों का, अगर मान लो यहाँ पे 100 लोग, इस गांव में कितने लोग हैं? 100 लोग। अंग्रेजों ने कहा ना, हम एक एक आदमी से आप टैक्स वसूल नहीं करेंगे, भू राजस्व वसूल नहीं करेंगे। अब 100 के 100 लोगों का जिम्मा है कि भाई साहब आप टैक्स चुकाओ। मान लो इस गांव से कितना तय कर दिया गया? 10 कुंटल। कितना बाबू? 10 कुंटल अनाज तय कर दिया गया कि भाई साहब हर साल आपको 10 कुंटल फुलहर गांव से अंग्रेजों को देना है। तो अब भाई साहब यहाँ के, हालांकि मुख्य इसे बनाया गया था, यहाँ का जो प्रधान होता था, गांव का मुखिया जो होता था, उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन फिर भी महाल का मतलब होता है पूरा समूह। तो कहा गया कि अब भाई साहब ये पूरा गांव मिलके कितना देगा? 10 कुंटल क्या देगा? भू राजस्व देगा। अब पूरे गांव की जिम्मेदारी है, अब एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, अब पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि आप 10 कुंटल अनाज जुटाओ और जुटा करके ले जा करके अंग्रेजों को दे दो। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो पूरा महाल, हालांकि अगर महाल ना दे, पूरा गांव ना दे, तो पूरे गांव के जगह पे अगर दे दे भाई साहब कि गांव का प्रधान अर्थात गांव का मुखिया इसमें प्रमुख था, तो ये भी सही हो जाएगा। हालांकि इस सब को जुटाने की जिम्मेदारी किसको मिली थी? मुखिया को। जो गांव का मुखिया होता था वो गांव के सारे लोगों से क्या करता था? टैक्स वसूल करता, भू राजस्व वसूल करता था और वह अंग्रेजों को पहुंचाता था। लेकिन व्यवस्था में क्या था बाबू? व्यवस्था में था पूरा गाँव, ठीक है ना। पूरा गाँव ही क्या था? इस व्यवस्था का मतलब व्यवस्था का ही पूरा गांव ही इसमें शामिल था, ठीक है ना। इस व्यवस्था में पूरे गांव के साथ समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये पूरा गांव क्या कहलाएगा? महाल। महाल का मतलब होता है समूह। महाल का मतलब क्या होता है? समूह। तो पूरे गांव के समूह के साथ समझौता हुआ, इस व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। क्या कहा गया बाबू? महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अब देखो बाबू, लिख लो ये व्यवस्था कहाँ कहाँ तक लागू थी, किस किस क्षेत्र में, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। पंजाब में लागू था, हरियाणा में लागू था, आगरा में लागू था। तो ये सारे व्यवस्था लिख लेते हैं। देखो यह व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, आगरा, आगरा मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, आगरा जैसे क्षेत्रों में लागू था, ठीक है ना, लागू था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा लिख सकते हो मध्य प्रांत भी लिख सकते हो, मध्य प्रांत एक और लिख सकते हो। पंजाब, हरियाणा, आगरा, मध्य प्रांत और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्था हो गया। लेकिन अब आपको एक लाइन और लिखना है, नोट करके लिखो, उसे लिखो नोट करके। रैयतवाड़ी के बारे में लिखो 1792 ईस्वी में, यहीं पे लिखो नोट करके, 1792 में कैप्टन रीड ने 12 महल तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 12 महल क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। शुरू किया गया, हो सकता है दिखाई ना दे, हम बोल दे रहे हैं। देखो क्या था, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना 1820 में लागू हो रहा है ना। तो जो टॉमस मुनरो था ये तो अस्थायी रूप से लागू किया, लेकिन उससे पहले कैप्टन रीड थे, ये 12 महल में परीक्षण किए थे कि क्या ये व्यवस्था लागू किया जा सकता है कि नहीं। उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया था, मतलब एक तरह से अस्थायी रूप से लागू नहीं किया था, बस जांचने के लिए लागू किया था। तो वही लिखा रहे हैं, लिख लो 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने 12 महल तमिलनाडु क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किए थे, ठीक है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अब बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक बार तत्काल में 2 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं।
पूरा रिवीजन करते हैं। देखो, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के बारे में हम लोग सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू था। यह जमींदारों के साथ समझौता था, ठीक है ना। भू राजस्व में अस्थाई बंदोबस्त में 10/11 भाग अंग्रेजों को मिलता था। अस्थाई बंदोबस्त में 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। भाई साहब, अस्थाई बंदोबस्त को एक और कानून के साथ जोड़ा गया था जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया था। भाई साहब, एक निश्चित तिथि को सूर्य के डूबने से पहले भू राजस्व की रकम अंग्रेजों को पहुंचा देना ही क्या कहलाया? सूर्यास्त कानून। यह भी 1794 ईस्वी में लागू था। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगला आ जाते हैं बाबू रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों के साथ समझौता किया गया था। यह व्यवस्था महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और असम में, और साथ में बंबई और असम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, पर लागू था, ठीक है ना। इसके अलावा भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने इसे 12 महल क्षेत्र तमिलनाडु में क्या किया था? पहले जांच करने के लिए लागू किया था। तो यह भी पूछ लेगा कि बताओ प्रथम बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू था? तो आपको क्या बताना है? कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल क्षेत्र पर लागू किया गया था। तीसरा व्यवस्था है बाबू महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था और यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पे लागू किया गया था। यह भाई साहब पूरे गांव के साथ समझौता किया गया था। किसके साथ? पूरे गांव के साथ। पंजाब, हरियाणा, आगरा, मध्य प्रांत पर क्षेत्र पर लागू था। अब बाबू देखो, ध्यान से देखना है। जैसे देखो, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, 1820 में, 1822 में, ठीक है ना। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना। कैसे? अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू हुआ? 1893 में कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ? 1820 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ? 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। उसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर लागू था। रैयतवाड़ी 51%, महालवाड़ी 30% क्षेत्र पर। उसके अलावा बाबू अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ समझौता था, रैयत में किसानों के साथ, महाल में पूरे गांव के साथ। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि भाई साहब अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। रैयतवाड़ी भाई साहब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मद्रास, बंबई, असम ऐसे क्षेत्रों में। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, आगरा, मध्य प्रांत और में इत्यादि क्षेत्रों पर लागू था। तो ये मेरा पूरा क्या हुआ बाबू? अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों का संपूर्ण ब्यौरा था। इसे देखने के बाद अब एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए था, छूटना चाहिए। ये पूरा का पूरा हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना।